तो ये हमारे पास एससीबी का क्वेश्चन नंबर 78 है, जिसमें दिया है कि देयर आर टू ऑब्जेक्ट्स M1 M2, ठीक है, दोनों के मास दिए हुए हैं और दो कॉनकेव ये है मिरर्स हैं जिनको क्या अटैच किया हुआ है किसी सिस्टम से, और इस सिस्टम का मास भी m है पूरे का, इसका वेलोसिटी भी, बीच में डिस्टेंस ये। पहला फर्स्ट पार्ट इसमें पूछा है ए t इक्वल टू आर बाई वी, टी इक्वल टू आर बाई वी के ऊपर तुम्हारे ऑब्जेक्ट्स जो है उनकी इमेज कहाँ बनेगी। तो देखते हैं, यहाँ पे रखा हुआ है मिरर, एक मिरर यहाँ पे है, एक मिरर यहाँ पे है। ये इसका वेलोसिटी कितना है, 0 है ना, तो ये तो यहाँ पे रहेगा, इसका डिस्टेंस कितना है 2r, इसका सेंटर जो अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है, और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये कहाँ पे आ जाएगा, इसका तुमको स्पीड दिया हुआ है, स्पीड है v और टाइम तुमको दिया हुआ है r बाई वी, तो इतने टाइम में कितना दूर आ जाएगा ये। हाँ भाई, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे है, ये ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी, और इसका डिस्टेंस कितना है r। अब बताओ इनके इमेज कहाँ बनेंगे। अगर मैं इसकी बात करूं, ऑब्जेक्ट है बी की बात करें, तो ये जो तुम्हारा कॉनकेव जो अपना मिरर है, इसको बोल दिया मिरर 2, इसको बोल दिया मिरर 1। मिरर 2 से उसका डिस्टेंस कितना है r, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहाँ बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनता है ना, तो इसका इमेज तो इधर ही बन जाएगा बी, ये इसका इमेज बन गया। सही है। यस सर। ओके, अब इसकी बात करते हैं। ये अपने इसका डिस्टेंस कितना है 2r, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, फॉर्मूला लगाओ, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v मुझे फाइंड करना है, u कितना है 2r, इसका वो कितना होता है फोकस, फोकस होता है r/2, r/2। तो ये बन जाएगा 2/r, तो 1/v बन जाएगा 2/r प्लस 1/2r, तो कितना आएगा 2/3r, v इक्वल टू -2r/3 माइनस, ठीक है। तो ये जो है, ये मान लो प्रिंसिपल एक्सिस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, तो इसकी अपनी इमेज कहाँ बनेगी, ऊपर 2r/3, r से छोटा, यहाँ पर ये इसकी इमेज बन गई, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2r/3। तो हो गया फर्स्ट पार्ट। हाँ सर। हाँ सर। अब उसने बोला है कि तुमको इमेज निकालने हैं कब, व्हेन योर t इज 3r/v। 3r/v में देखो, पहले तो बताओ कि इन दोनों का कोलिजन कब होगा, 2r/v पे। कोलिजन होगा 2r/v पे। अब मेरा टाइम कोलिजन से ज्यादा हो गया, तो अब देखते हैं कोलिजन हो चुका है, जो ये जो है इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, दोनों का मतलब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, हेड ऑन। तो क्या होता है, सर वेलोसिटी b रुक इंटरचेंज, जाएगा और बी रुक मिरर जाएगा b और के वो साथ चलता जाएगा। रहेगा। चलो ठीक है, तो फिर हमने ये बना दिया डायग्राम, ये मेरा मिरर वाला पोजीशन था, ये मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए, इसका डिस्टेंस था 2r। ये जो है ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे आके रुक गया ना, ये तो यहाँ पे आके रुक गया, लेकिन यहाँ पे कितना टाइम था 2r/v। इसके बाद जो मिरर जो है उसका स्पीड कितना हो जाएगा v, तो मिरर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा r। r। तो ये लो, अब हमारा क्वेश्चन बन गया है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है r, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना है r, और इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है v। अब बताओ इमेज कहाँ बनेगी, दोनों ही ऑब्जेक्ट, दोनों ही जो ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे हुए हैं, तो इमेज कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यहाँ पे बन जाएगी, है ना, b डैश a डैश। ठीक है।
हाँ सर। ओके, अब इसके बाद क्या बोला, t इक्वल टू 5r/v। तो 5r/v पे देखोगे तो ये जो है तुम्हारा मिरर, ये यहाँ पे आएगा, कितना टाइम हो जाएगा उस टाइम पे, 4r/v। 4r/v। अब इनका इलास्टिक कोलिजन होएगा तो जो तुम्हारा मिरर जो है वो तो स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है ना, और वो जो है वो आगे चला जाएगा। तो अब जो मेरा जो बनेगा सिनारियो वो ये बनेगा कि ये मेरा वो पोजीशन था ना मिरर वाला, ये यहाँ पे आएगा, ये तो स्टेशनरी है बी, यहाँ पे मेरा ये आके स्टेशनरी हो गया मिरर, ठीक है। यहाँ तक टाइम हो गया था 4r/v, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 2r। अब वो जो है ऑब्जेक्ट, उसके पास वेलोसिटी v आ गया, कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल कर लेगा, r। r। बस, अब इमेज कहाँ बनेंगे, इसका इमेज तो इधर ही बन जाएगा क्योंकि अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखा हुआ है, और इसका इमेज कहाँ बनेगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ से डिस्टेंस कितना आता है, 2r/3। ठीक है, तो क्वेश्चन बस थोड़ा सा लंबा था, कोई इसके अंदर कंसेप्चुअली कुछ ऐसी चीज नहीं थी, ठीक है। चलो और बताओ। सो व्हाट्सएप किया आपको? हाँ, क्या था क्वेश्चन, क्या था यार, फिर से बताओ कहाँ। अच्छा, डिटरमाइन अप टू व्हाट हाइट ए विल राइज, ए कहाँ पे है, ए इक्वल मास है क्या दोनों के, नहीं, हाँ सर। सर 5 है दोनों का मास। mass b is now gently lift up to the pulley and allowed to fall from rest, determine what height a will rise। ओके, तो क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि टू ब्लॉक ए एंड बी ईच ऑफ मास 5 kg, ये हमारे पास है ना पुली है एक, पासिंग थ्रू ए स्मूथ, ए इज रेस्ट ऑन ए स्मूथ टेबल, ये लो ये यहाँ पे रखा हुआ है ए, स्मूथ इस पे रखा हुआ है टेबल पे, ठीक है, एंड बी इज हेल्ड इन द पोजीशन एज शोन, कहाँ पे गया शोन पोजीशन भाई, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 2 मीटर, और एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ रखा हुआ है, इसका मास भी m है, इसका मास भी m है, इसका यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 1 मीटर, है ना। अब बोला है B is now gently lift up to the pulley and allowed to fall। अगर मैं इसको उठा दूंगा, ये जो है ना B, इसको मैं यहाँ से उठा के यहाँ ले गया, यहाँ पे लेके आ गया, तो बताओ जब मैं इसको यहाँ से उठा के वहां लेके जा रहा हूँ तो जो A है उसको कुछ होगा, नहीं सर। नहीं सर। नहीं, वो तो अपना ग्राउंड पे रखा हुआ है चुपचाप उसके ऊपर, और नॉर्मल फोर्स लग रहा है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जब मैं इस ब्लॉक को यहाँ पे लेके आ गया, इस वाली पोजीशन में, वो 1 मीटर ऊपर लेके आ गया, अब मैं उसको छोड़ दूंगा तो क्या हुआ, ब्लॉक नीचे आएगा कि क्या, स्ट्रिंग उसके ऊपर कोई, क्या स्ट्रिंग कोई फोर्स आने लगाएगा उसके ऊपर, इस पॉइंट से पहले तक, अभी नहीं, यहाँ तक, जब तक वो इस पॉइंट पे नहीं पहुंचेगा स्ट्रिंग इज स्लैक, जब वो इस पॉइंट पे आएगा तो एकदम से इंपल्सिव फोर्स लगेगा, बिकॉज स्ट्रिंग कैन अप्लाई इंपल्सिव फोर्स। तो जब वो यहाँ पे आएगा तो हमारा जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं कैसा बन जाएगा। तो सिनेरियो ये है कि ये ब्लॉक रखा हुआ है, इसका मास m है, एक ब्लॉक है जो कि यहाँ आ गया है, कितना नीचे आ गया है वो, 1 मीटर, तो इसका स्पीड यहाँ की तरफ होगा, नीचे की तरफ, सपोज वो स्पीड मैंने बोल दिया v, तो और मुझे पता है v की वैल्यू कितनी बन जाएगी, √2 इंटू जी इंटू एच होती है ना, तो कितना बन जाएगा 1, तो √20, राइट, ये स्पीड है। सपोज अपने पूरे क्वेश्चन को उसमें करते हैं वेरिएबल्स में, फिर आखिरी में वैल्यूज पुट कर देंगे। ओके, ये वेलोसिटी v है। अब बताओ इस ब्लॉक की नीचे आने की टेंडेंसी है ना, नीचे आएगा ना, यस, ये ब्लॉक नीचे आएगा,
तो ये तो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इसके ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, इम्पल्सिव फोर्स। तो सपोज इसने इम्पल्स इम्पार्टेड कर दिया जे, तो ये जो इम्पल्स लगा इसको मैं लिख सकता हूँ ना कि इंटीग्रल टी इंटू डी टी होगा ना, ये तो जे हाँ सर। टेंशन अगर हाँ इसके सर। ऊपर लग रहा है तो ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर यहाँ भी लगाएगी, जे ही लगाएगी, क्योंकि यहाँ का जो फोर्स लग रहा है टी, उतना ही टी यहाँ लग रहा है। जितनी देर तक टी वहां लगेगा उतने ही टाइम इंटरवल के लिए इस पे लगेगा, तो बोथ विल गेट इक्वल। और एक और चीज, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, तो आफ्टर इंपल्स अगर इसका वेलोसिटी v डैश हो गया है तो इसका वेलोसिटी भी ऊपर की तरफ कितना हो जाएगा, v डैश, बिकॉज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, है ना। तो चलो पहले हमने निकाला वेलोसिटी क्या होगा। इसमें हमको पता है कि जो इंपल्स होता है उसका मतलब क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम, हाँ इंपल्स, सर। यस। तो इंपल्स इज डेल्टा पी। ये जो मास है बी मास, इसका नीचे की तरफ है ना कितना मोमेंटम था, m इंटू वी। MP इसमें ऊपर की तरफ मैंने इंपल्स दे दिया जे, तो बताओ फाइनल इसका मोमेंटम कितना बचा नीचे की तरफ, MP माइनस V डैश। एम वी माइनस जे, और इसको मैंने लिख दिया मास इंटू वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी वी डैश है। वैसे ही इसके लिए बात करता हूँ फॉर ए, इसके ऊपर तो इंपल्स लगा है जे, इसका इनिशियल मोमेंटम 0 है, तो ये भी एम वी डैश। अरे इक्वल मास दिए हुए हैं क्या, हाँ सर, दोनों का मास 5 है। क्या इक्वल है, ठीक है, ओके। तो यहां से इन दोनों को मैंने मतलब ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा, एम वी इक्वल टू 2m वी डैश। तो अपना वी डैश का वैल्यू कितना आ गया, v बाई 2। अब जैसे ही ये थोड़ा सा हवा में आएगा, बताओ, जैसे ये हवा में आएगा, ये मास m है, ये मास m है, क्या कोई इसका एक्सेलरेशन होगा, हाँ। अगर किसी पुली के दोनों तरफ है ना इक्वल मास रखा हुआ है, नहीं सर, तब तो नहीं होता है हाँ, सर, लेकिन उसके लिए उसको इक्विलिब्रियम में होना पड़ेगा। तो इक्विलिब्रियम में तो है ही ना भाई। इक्विलिब्रियम का मतलब ये थोड़ी होता है कि तुम्हारा वेलोसिटी 0 है। सर रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 होनी पड़ेगी ना, किसके, दोनों नहीं, मासेस। अरे ऐसे कैसे, तुम बताओ, अगर इसका वेलोसिटी नीचे की तरफ v है, इसका वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है, तो क्या मेरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, बस इतना बताओ, यस और नो। यस होगा। यस, इफ ए पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, उसी को तो इक्विलिब्रियम बोलते हैं। देयर आर नो एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि मुझे पता है इसके यहाँ की तरफ क्या लगेगा, mg, स्ट्रिंग में जो टेंशन होगा उसकी वैल्यू भी mg, इसमें यहाँ पे mg लग रहा है, ऊपर टेंशन t लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ सर, सही है, क्योंकि ओके। एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए ना इसलिए। तो मैंने बोला कि एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0, मतलब कि दोनों ही ऑब्जेक्ट इसी वेलोसिटी से क्या करेंगे, मूव करेंगे, राइट। ठीक है, क्या करो, ये क्वेश्चन अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि ये जो थी पुली, ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ था, ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना था, 2 मीटर। ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ था, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर। ये ऊपर जा रहा है, ये ब्लॉक नीचे आएगा। तो जो दूसरे वाला ब्लॉक है वो टेबल पे स्ट्राइक कब करेगा, दूसरे वाला ब्लॉक, जब ये ब्लॉक कितना ऊपर चला जाएगा, 1 मीटर। 1 मीटर, ठीक सर है ना। टाइम तो निकालना ये है क्या? नहीं नहीं नहीं, हमको निकालना है कि वो ब्लॉक कितना ऊपर जाएगा फाइनली। तो ये आ गया, और ये ब्लॉक मेरा कहाँ पे आ गया, ग्राउंड पे आ गया, ठीक है। अब देखो, ये तो ग्राउंड पे आके चुपचाप बैठ गया, इस पार्टिकल के पास में इस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्पीड कितना है, V डैश। वही है ना, वी डैश ही है। हाँ लेकिन सर, अब ये ऊपर जाएगा तो स्ट्रिंग का जो टेंशन है उसकी वैल्यू 0 कितनी हो जाएगी, अभी ग्रेविटी 0। एक्ट करेगा। अब इसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट करेगी, तो अब ये कितना ऊपर जाएगा, वी डैश सर वो का निकाल स्क्वायर देंगे V डैश। अपॉन 2g। हाँ सर, वही अगर एक तो, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर। 1 तो मीटर। अब बोलेंगे टोटल हाइट बाय ए विल बी 1 प्लस वी डैश क्या आया था, v बाई 2, √5 √5।
एक रूट सेकंड, नहीं 20 ना, हाँ ये था ना, तो ये मेरे पास में v था, और जो मेरा v डैश है वो बन जाएगा √20/2, तो √5, तो क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5/2 × 10, इतने मीटर। तो तुमको देखना पड़ेगा, अगर सपोज यहाँ पे दोनों साइड के मास अलग अलग होते तो क्या होता, तो फिर हम बोलते कि एक्सेलरेशन भी होएगा सिस्टम का, तो फिर हम उस पॉइंट पे उसकी स्पीड निकालते कि फाइनली वो कितना ऊपर जाएगा। हाँ क्लियर है भैया राधिका? सर ये लास्ट वाला जो आपने लिखा है वो नहीं समझा मुझे, लास्ट स्टेटमेंट। भाई देखो, ये यहाँ तक समझ में आया कि मैंने बोला कि जब हाँ सर। ब्लॉक बी यहाँ पे स्ट्राइक कर गया ग्राउंड पे, राइट, यस तो सर। वो तो अब ग्राउंड पे स्ट्राइक कर गया, उसका वेलोसिटी कितना हो गया, जी। 0। उस पॉइंट ऑफ टाइम तक ये जो ब्लॉक है ये वी डैश कितना ऊपर चला गया, ये 1 मीटर। 1 मीटर। इसके पास वेलोसिटी कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ। ऊपर वी डैश, तो एक्सेलरेशन लेकिन माइनस जी से। और इसका एक्सेलरेशन अब कितना है, -g, क्यों, स्ट्रिंग के अंदर कोई टेंशन नहीं है ना, स्लैक हो जाएगी अब तो अगर एक पार्टिकल का वेलोसिटी अगर ऊपर की तरफ u है, तो इसका जो हाइट आता है वो कितना आता है, मैक्सिमम हाइट u²/2g। अरे v² = हाँ u² सर, हाँ सर, + नहीं सर, मैं 2a। वो ए और बी मेरा इंटरचेंज हो गया था, समझा मैं। हाँ तो अब इसकी जो टोटल हाइट है वो फिर ये आ जाए। और बताओ, चलो एक क्वेश्चन तुमको मैं देता हूँ, कल शाम को ही मैंने करवाया था बच्चों को। सपोज एक तुम्हारे पास में ये है, इसको मैंने बोल दिया क्या हो x गया है? = हाँ, पिछले क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग में था ना कि बंदे ने पकड़ के रखा था उसको इतने हाइट किसको पे, पकड़, दूसरे ब्लॉक नहीं को ना, एक्चुअली। जरूरत नहीं है ना भाई, पकड़ने की जरूरत ही नहीं है भाई, ये भी m है वो भी m है, तो क्या कोई किसी को उठा पाएगा, नहीं सर। नहीं, तो लेकिन वो बंदा इसको उठा के ऊपर लेके गया हाँ सर, वही बोल रहा है। हूँ सर। तो हाँ जितना बी ने ऊपर, जितना बी ऊपर है सरफेस से, उतना ही एंड में ए भी ऊपर हुआ है क्या सरफेस से? नहीं, क्योंकि ये जो है ना तुम्हारा बी, इसकी अपने ग्राउंड के साथ जो कोलिजन हुई है वो कैसी हुई है, इनलास्टिक। देखो ना, वो अपने ग्राउंड पे आके चुपचाप है ना बैठ गया, तो इनलास्टिक कोलिजन में तो काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है ना, हाँ सर, समझा। तो इसलिए इसलिए उसकी हाइट कम आई। सर आपको एक डाउट भेजा। हाँ एक बार वो करता हूँ, पहले ही ये वाला क्वेश्चन करो। सपोज ये हमारे पास में एक्स एक्सिस है, इसके ऊपर मैंने एक रखी हुई है रोप रखी हुई है, ये रोप रखी हुई है पूरा एकदम ऐसे, पूरा एक्स एक्सिस पे। इस रोप के लिए तुमको लेमडा दिया हुआ है, लेमडा क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ, राइट। सपोज दिया हुआ है 2 kg/मीटर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ, इसको ऐसे उठा के और उस तरफ लेके जा रहा हूँ, तो आफ्टर सम टाइम ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना कि ये जो रोप है ये ऐसे रखा हुआ है, और इस पॉइंट को मैं, ये यहाँ पे आ गया है, इस पॉइंट को मैं यहाँ की तरफ लेके जा रहा हूँ, एक कांस्टेंट स्पीड से खींच रहा हूँ, सपोज 6 मीटर/सेकेंड, इस पॉइंट को। कोई किया है कभी ऐसा कुछ काम भाई, सपोज तुम्हारे यहाँ पे एक वो रखा हुआ है रोप, और तुम उस रोप को पकड़ के खींच रहे हो, हाँ तो सर। यहाँ पे ऐसे वो जाएगा ना वो तो, और तुमको स्पीड कांस्टेंट दिया हुआ है, तो मुझसे पूछा है कि फाइंड फोर्स, मुझे कितने फोर्स से इसको खींचना पड़ेगा, मुझे फोर्स निकालना है। स्मूथ सरफेस है, कोई है ना फ्रिक्शन विक्शन नहीं। चलो करो, इतना मैं इसका क्वेश्चन देखता हूँ। सर रोप का लेंथ ये सब नहीं दिया था? नहीं वो जरूरत ही नहीं है, इतना काफी है, तुमको लैम्डा दिया हुआ है, तुमको ये दिया हुआ है, अगर कोई चीज तुमको दी हुई नहीं है मतलब उसकी जरूरत नहीं है, सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन।
अभिजीत क्या हुआ इसमें? सर नहीं आया, मैंने सूडो फोर्स लगा के ट्राई किया बट नहीं आया। सूडो फोर्स क्यों लगाया? पहली बात तो ये बताओ सर भाई सिस्टम तुमको पे ये एक्सटर्नल फोर्स। अरे तो एक्सटर्नल फोर्स होता है तो क्या सूडो फोर्स थोड़ी लगाते हैं? व्हेन यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चन इन ए नॉन इनर्शियल फ्रेम, उस टाइम सूडो फोर्स लगाते हैं। तुम तो क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम में सॉल्व ही नहीं कर रहे हो, तुम तो अपने इनर्शियल फ्रेम में कर रहे हैं, ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व करेंगे। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में सॉल्व कर रहा हूँ तो आई डोंट नीड दैट सूडो फोर्स। तो पहले मुझे ये बताओ ना, पुली के ऊपर तुमने फोर्स लगाया 124 न्यूटन, तो दोनों साइड में कितना फोर्स हो जाएगा ये बता दो। सपोज ये पुली है, इसके ऊपर तुमने फोर्स लगाया 124 न्यूटन, तो यहाँ भी एक स्ट्रिंग है, यहाँ भी एक स्ट्रिंग है, इन दोनों में कितना फोर्स आ जाएगा? 62 न्यूटन, 62 न्यूटन, राइट। ठीक है, यहाँ पे एक मास रखा हुआ है 7 kg, यहाँ पे क्या मास रखा हुआ है 5 kg ग्राउंड पे, राइट। बताओ क्या 7 kg ब्लॉक यहाँ से उठ पाएगा? 7 kg को उठाने के लिए कितना फोर्स चाहिए कम से कम? 70 न्यूटन चाहिए। तो मैं और कहते हैं हमने कितना लगाया? 62 62। तो क्या 7 kg वाला ग्राउंड से उठेगा? नहीं सर। नहीं। ठीक है, ओके, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? 0, राइट। हाँ ओके, इसकी बात करो, इसमें ऊपर कितना लग रहा है 62, नीचे कितना लग रहा है 50, तो इसका एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा? 1.2। तो ये बन जाएगा रिजल्टेंट फोर्स कितना आ गया 12 न्यूटन। हाँ सर 12 अपॉन 5 कितना होता है? 2.4। तो फिर तो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या पूछा है उसने? द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होता है? m1 a1 प्लस m2 a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो क्या बन जाएगा? m1 कितना है 7, उसका एक्सेलरेशन 0 प्लस m2 कितना है 5, एक्सेलरेशन 2.4 अपॉन टोटल मास 7 प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 5 1 10 हाँ सर। 12, हाँ 1, तो आ गया सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 1, हाँ सर समझ गया। है ना। हाँ चलो ये वाला करो करो करो। अभी किसी का तो आंसर आया होगा कुछ? सर एक मिनट। अप्रोच कैसे करोगे? हाँ ईश्वरजोत, हाउ विल यू अप्रोच? तो पहले तो ये बताओ कि अगर तुमको स्पीड मैंने कांस्टेंट दिया हुआ है तो फोर्स तो होना ही नहीं चाहिए यार। हाँ, ये एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ओके, तो क्या फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ही होता है हमेशा? सर फोर्स इक्वल टू m लाइक m into v by t भी तो होता है।
m इंटू वी बाई टी, ये क्या होता है? ये कौन सा फोर्स? सर डेल्टा वी बाई टी, सर m into डेल्टा वी बाई टी। हाँ तो लेकिन यहाँ तो हमारा momentum। वेलोसिटी के अंदर चेंज हो ही नहीं रहा है, तो अगर हमारा वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है तो क्या फोर्स की वैल्यू 0 रहेगी? सर सर इम्पल्स इम्पल्स पहले क्वेश्चन को कोई विजुलाइज तो करो कि हाउ दिस। ओके चलो सिंपल एग्जांपल, सपोज तुम यहाँ पे हो, चल रहे हो, तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट है, तुमको सपोज कांस्टेंट स्पीड से चलना है, तुम यहाँ पे आ जाओगे थोड़ी देर बाद में, कितना फोर्स तुमने लगाया? 0, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ ना, बारिश स्टार्ट हो गई, बारिश स्टार्ट हो रही है, तुम्हारे कपड़े गीले हो गए, अब तुम हैवी हो गए हो ना, तुम्हारा वेलोसिटी v ही है, तो क्या तुमको एडिशनल फोर्स अप्लाई करना पड़ा? हाँ सर। हाँ सर, क्यों? वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, मास बढ़ रहा है। मास बढ़ गया है, राइट? तो फोर्स की जो एक्चुअल डेफिनेशन है वो तो ये है ना, dp बाई dt। चाहे तुम अपना वेलोसिटी चेंज करो या मास चेंज करो, फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो इस केस के अंदर सपोज तुम उस पॉइंट को आगे लेके जा रहे हो, पुल कर रहे हो, तो जो तुम्हारा मूविंग पार्ट है, जिस पार्ट का वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड है, उसका जो लेंथ है वो तो इंक्रीज हो रहा है ना। स्टार्टिंग में 0 था, थोड़ी देर बाद में और कुछ हो जाएगा, तो सिस्टम का मोमेंटम चेंज हो रहा है, दैट्स व्हाई यू हैव टू अप्लाई द फोर्स। तो अब उसके बाद में सोचो कि कैसे आएगा। सर 72 है क्या? 72 कैसे किया? सर टाइम टेकन को टी कर दिया, टाइम टेकन टाइम नहीं यार, टाइम नहीं आएगा। हो सकता है तुम्हारा आंसर सही हो, लेकिन जो तुम कर रहे हो वो चीजें सही नहीं है। कौन सा टाइम बताओ? सर टाइम टेकन फॉर द होल रोप टू कम ऑफ द ग्राउंड। होल रोप क्या होती है? होल रोप तो भाई इनफाइनाइट तक है, ये लो इनफाइनाइट तक जा रहा है। अरे सर, सर ये तो देखो सर देखो हमको आंसर नहीं मेरे को आंसर नहीं बताना, मुझे अप्रोच देखनी है कि हाउ डू यू अप्रोच सर द फोर्स भी कांस्टेंट थोड़ी ना होगा। यस कांस्टेंट होगा, प्रूव कर दूंगा मैं उसको। तो पहले तुम अज्यूम करके चलो कि तुम्हारा फोर्स एंड वेरिएबल है, फिर बाद में देखते हैं, प्रूव करते हैं कि क्या वो फोर्स एंड कांस्टेंट रहेगा। सर फोर्स कॉन्स्टेंटली बढ़ना चाहिए ना। क्यों बढ़ना चाहिए? सर मास बढ़ रहा तो। मास बढ़ रहा है, लेकिन क्या मास के बढ़ने से हमारा फोर्स इंक्रीज होता है? हमको चाहिए कि पर सेकंड कितना मोमेंटम बढ़ रहा है, उसको फोर्स बोलते हैं ना। हाँ तो पर सेकंड जो पहले वाला मास है वो तो है ही है, ठीक है, उसके अलावा जो मैं एडिशनल मास आ रहा है, तो पर सेकंड में हमेशा इक्वल मास ही आ रहा है। तुम यहाँ पे देखो, तो देखो, हाँ सर, अरे 12 ये kg देखो, मीटर पर सेकंड होगा। ओके एक सेकंड, ये देखो, ये पॉइंट यहाँ पे रखा हुआ है, ये पॉइंट ए है, राइट? और सपोज ये पॉइंट है बी, सपोज इनके बीच का डिस्टेंस मैंने बोल दिया x, सपोज एक बार एग्जांपल के लिए। तो जब मैं ए पॉइंट को खींच के ले जाऊंगा तो ए पॉइंट कितना दूर जाएगा? देखो इस रोप को मैंने यहां से हटाया, राइट, और मैं इसको उधर ले गया ना, आगे ले गया, मैं इसको घुमा के यहां से और आगे ले गया इतना, तो ये जो पॉइंट था ना मेरा ए, ये यहां से घूमकर यहाँ पे आ 2x गया। का 2x होगा। तो दिस इज एन वेलोसिटी ऑफ ए। अगर ए का वेलोसिटी कितना है? 6 मीटर पर सेकेंड है, तो मतलब कि पॉइंट ए का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो 1 सेकंड में कितना हुआ है? 6। लेकिन जो मूविंग पार्ट जो मेरा इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है? मूविंग पार्ट कितना इंक्रीज हुआ है? 12। अबे 3। अबे यार इतना पार्ट ही तो मूव होके आगे गया है, ये वाला, ये देखो ना रेड वाला जो यहाँ पे रखा हुआ था, अच्छा हाँ इसको सर, ठीक है ठीक। इसको यहाँ पे ले गया ना हाँ पलटी मार सर, के। हाँ सर। तो जो मूविंग पार्ट जो है, मूविंग पार्ट इंक्रीज इन 1 सेकेंड इज कितना? 3 मीटर।
तो मतलब पहले का जो था मोमेंटम वो तो है ही है, उसमें तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास में एडिशनल मास कितना आ गया, कितना आ गया, ये तो लेंथ है इनटू 2, kg। ये दिया हुआ ना तुमको लैम्डा, मतलब कि पर सेकंड 6 kg एक्स्ट्रा मास आ गया। अब 6 kg एक्स्ट्रा मास को मैंने कितना वेलोसिटी दिया है, 6, तो ये क्या बन गया, मास इनटू अपना वेलोसिटी, मतलब पर सेकंड मैंने इतना मोमेंटम एक्स्ट्रा दिया है, तो इसी को तो फोर्स बोलते हैं। क्या होता है फोर्स, dp बाई dt, मतलब पर सेकंड मैंने कितना मोमेंटम में चेंज किया, पर सेकंड मैंने इतना चेंज किया, बस यही मेरा फोर्स है। कितना हो जाएगा, 36 न्यूटन। कोई फॉर्मूला नहीं लगता, कोई बहुत बड़ी इक्वेशन नहीं लगती है, और ये तुम्हारा एडवांस का क्वेश्चन होता है। लास्ट ईयर एडवांस जो पेपर था उसमें ये क्वेश्चन मैंने दिया था। तो ये मत सोचना कि उस क्वेश्चन के अंदर तुम्हारी कैलकुलेशन या इक्वेशन बड़ी होंगी, तो तुम्हारी अप्रोच सही होनी चाहिए, क्वेश्चन तो एक लाइन में होएगा। सर मैंने जो अप्रोच किया उसमें गड़बड़ क्या था? क्या, तो तुमने क्या किया बताओ मुझे। सर मैंने क्या किया कि टाइम को टी लिया और फिर टाइम को रोप का लेंथ मुझे 60 आया। एक सेकेंड, कितने टाइम में तुम उसको लेके गए हो? सर एक्सेलरेशन 0 है तो v इक्वल टू डी बाई टी कर सकते हैं ना? एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना यार। हाँ सर वही बोल रहा था, v इक्वल टू डी बाई टी है ना। v बाई टी कहाँ से आ गया? नहीं सर हम लोग के पास v डिस्टेंस, है 6 और फिर हाँ टाइम को t ले लिया तो हाँ डिस्टेंस ठीक है, एक्सेलरेशन तो dv by dt होगा ना। तो एक्सेलरेशन तो है ही नहीं ना मैं एक्सेलरेशन भाई। की नहीं बात कर रहा, मैं सर मैं हाँ डिस्प्लेसमेंट की हाँ बात हाँ कर रहा हूँ। यस यस ठीक है ओके। तो अगर तुम्हारा पॉइंट ए यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है, हाँ इसने सर। कितना डिस्टेंस ने ट्रेवल किया है, डी, हाँ सर। तो इसको तुमने लिखा वेलोसिटी इनटू टाइम, v कितना है 6 इनटू टी। हाँ सर। इतने टाइम में तुम्हारा मूविंग पार्ट कितना इंक्रीज हुआ है, d बाई 2, क्योंकि तुम इसको ऐसे ले गए ना पलटी मार के, हाँ सर। तो तुमने वहां पे अपने गड़बड़ कर दी ना, तुमने जब वो मास लिखा तो मास तुमने किसका लिखा, 6 इंटू अपने टी का लिखा ना, बल्कि तुमको उसका हाफ करना था। भाई जैसे कि सपोज एक मैन है, ये उसका हाथ है, ठीक है, उसके हाथ को उसने ये ऐसे रखा हुआ था, ये हाथ है, ये इसका एल्बो, और ये उसने उसको ऐसे रखा हुआ, यहाँ पे उसकी फिंगर्स है, ठीक है। अब उसने अपने हाथ को ओपन कर दिया, तो हाथ को ओपन किया तो कैसे ओपन होगा, ये पार्ट यहाँ रहेगा और ये हाथ को खोल के वो यहाँ लेके आ गया, राइट। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, तो अब ये पॉइंट ए तो यही है, पॉइंट बी वही है, पॉइंट सी यहाँ पे आ गया। सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट सी, सपोज ये डिस्टेंस है एल, तो ये भी एल और ये भी एल, तो डिस्प्लेसमेंट तो बस एल हुआ, 2L हुआ ना, 2L। पॉइंट सी का, पॉइंट सी का। हाँ तो मैं तो पॉइंट सी की बात कर रहा हूँ ना, मैं कौन से पॉइंट को ना पुल करके लेके जा रहा था, पॉइंट सी को, तो वही है। तो अगर मेरे पॉइंट सी का वेलोसिटी कितना है 6, तो बेसिकली पर सेकंड मेरा जो मूविंग पार्ट है वो कितना आया, इतना ही तो आया ना, 3 आया है। इसलिए ये फैक्टर आया, ये वाला 3। अगर तुम्हारा, अगर सिंपली कर दूं, अगर इसका अगर मान लो अपना वेलोसिटी v होता, तो तुम यहाँ पे लिखते v बाई 2, फिर यहाँ पे आता लैम्डा इनटू v। हाँ सर, तो फिर सही आ गया। हाँ ठीक है। हाँ और कुछ बताओ। सर ऐसी और समझते दे रहे। अरे सारे क्वेश्चन अभी दे दूंगा तो एग्जाम में क्या दूंगा फिर। सर फिर नए क्वेश्चन सुनेंगे। ओके चलो, एक क्वेश्चन मैंने कल और करवाया था क्लास में, वो और दे देता हूँ। सपोज एक कहते हैं सर्कल है, ये सर्कल, ये इसका डायमीटर, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ पे है, पॉइंट पी, जो कि कहते हैं सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है। ये मान लो इसका ओ, और ये पॉइंट वैसे मैं सपोज मैंने बोल दिया ए।
अब ऐसा है कि ये जो पॉइंट है इसके ऊपर एक फोर्स है जो कि हमेशा यहां लग रहा है, ये फोर्स लग, एक फोर्स है, मतलब इस पॉइंट पे जो है रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब मैं ये कह दूं कि एफ नेट ऑन पी इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट ए, यहां की तरफ लग रहा है, और किसी इंस्टेंट पे ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो हमें निकालना है रेशो ऑफ डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, ये इसकी हमको निकालनी है वैल्यू। चलो करो, ट्राई करो। पार्टिकल क्या तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अल्टीमेटली घूमना उसको इसी सर्कल पे है, ये वाले इसी सर्कल पे, ठीक है। लेकिन जो पार्टिकल पे जो फोर्स है वो हमेशा इस पॉइंट की तरफ लग रहा है, रिजल्टेंट फोर्स। चलो तो पहले तो अप्रोच बताओ मुझे कि हाउ विल यू स्टार्ट थिंकिंग कि क्या करना है। सर एक्सेलरेशन का सम निकाल सकते हैं, रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। यस करो। सर फिर हाँ 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 ठीक है, तुम एकदम सही बोल रहे हो कि कहते सेंट्रीबिटल और टेंजेंशियल का वो कर दोगे, है ना। हाँ सर, हाँ हाँ, तो उससे अप्रोच रेडियस आर करो। दिया ना। नहीं ना, वो मतलब अल्टीमेटली एंड में आके कैंसिल हो जाएगा, तो आर अज्यूम कर लो। मतलब हम लोग का रिजल्टेंट एक्सेलरेशन AP क्या लाऊंगे? यस भाई, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कहाँ होगा, जहां पे तुम्हारा फोर्स लग रिजल्टेंट रहा है। फोर्स होगा। यस, तो फोर्स हमेशा यहाँ। हाँ बिन, ये क्या है, बॉल इज फेल फ्रॉम एन कोलिजन। हाँ सर, मैंने भेजा आपको। हाँ क्या हुआ। सर उसमें मतलब सर मैंने पहले कोलिजन का निकाला, फिर सर एन कोलिजन तक का कैसे जाऊं मतलब। ओके पहले सिर्फ इतना बताओ, यहां से बॉल आई, उसका स्पीड कितना v, ठीक है। जब वो ऊपर जाएगा तो उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, e टाइम्स v। हाँ सर। ऊपर गया, वापस नीचे आया, वापस ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, e स्क्वायर v, हाँ है ना। वापस ऊपर आया, e क्यूब v। मतलब कह सकते हो ना कि e की पावर, मतलब एट एनी मोमेंट एट एनी टाइम जो तुम्हारा वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा, e की पावर n इंटू वी नो, मान लो इनिशियल वेलोसिटी, है ना। हाँ ओके अब मैं हाइट की बात करते हैं, तो हाइट क्या होता है, वी स्क्वायर बाई 2g। हाँ तो ये लो, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, अपॉन क्या कर दिया 2g, 2g, ये क्या बन गया, वी स्क्वायर बाई 2g, अपना इनिशियल हाइट। हाँ सर, फिर यहाँ से आ जाएगा ई पावर एन। हाँ वो हुए ना, e की पावर 2n का फैक्टर हाँ आ जाएगा। हाँ सर। सर फिर इसके एक नीचे वाला क्वेश्चन भी भेजा ना। हाँ उसमें क्या किया, उसमें कुछ नहीं है, जो ये है ना मोमेंटम को, देखो क्या दिया है, ए बॉडी एक्स विद ए मोमेंटम p। तो ये मान लो तुम्हारे पास में बॉडी x है, इसके पास में कितना मोमेंटम है इनिशियली p, कोलाइड विद ए अनदर बॉडी y, इसका मोमेंटम कितना है इनिशियली 0, 0 है। ठीक है। ओके ये हो गया ज्ञान, कोलिजन हो गया। सही है, ड्यूरिंग द कोलिजन y ने j इंपल्स किसको दे दिया, x को। तो अपने इंटरमीडिएट बनाऊं तो ये जो था इसके पास यहाँ पे था मोमेंटम p, ठीक है। इसको यहाँ पे इंपल्स मिल गया j, इसको अगर यहाँ मिला j तो इसको कहाँ की तरफ मिलेगा,
ये यहाँ की तरफ मिलेगा जे। हाँ सर। ओके गुड। इसका वेलोसिटी सपोज मैंने बोल दिया v2, इसका वेलोसिटी मैंने बोल दिया v1। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ v2? j अपॉन इक्वल मास है क्या? हम आइडेंटिकल है ना, j अपॉन हाँ तो माफ m। करेगा। और ये क्या आएगा अपना v1 क्या बन जाएगा? p माइनस जे अपॉन m। ठीक है। ओके, इसका वेलोसिटी 0 है, इसका वेलोसिटी कितना आएगा? v p अपॉन m। अब क्या होता है, e क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन अप्रोच। Velocity सेपरेशन of कितना होगा? approach। v2 माइनस v1। अप्रोच कितना है? v। सबको इनपुट कर दो। सर ये v1 p माइनस j कैसे आया? अरे भाई, इसके पास में यहाँ की तरफ इतना मोमेंटम था, इतना मोमेंटम कम हो गया, तो उसके पास कितना मोमेंटम बचा फाइनली? ओके हाँ p हाँ, माइनस p जे माइनस j हो जाएगा। इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। हाँ सर समझ लिया। हाँ चलो इस वाले क्वेश्चन में आओ फिर से। सर एक डाउट था बोलो। सर, अल्फा का डायरेक्शन जो होता है वो अलोंग द एक्सिस होता है ना अल्फा तो मतलब सर, एंगुलर एक्सिस। एक्सियल वेक्टर होता है ना, एक्सियल वेक्टर होता है वो तो यार। हाँ सर, तो फिर एक्सिस के अलोंग कोई फोर्स नहीं लगता क्या? नहीं तो हम उसकी वजह से अब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। हाँ भाई बताओ, अप्रोच
वो वन किसने बताया था कि अल्फा लेके रिजल्टेंट फोर्स कर देंगे? अप्रोच सही है, आंसर कैसे आएगा? भाई देखो, ये मेरे पास में फोर्स है, अगर मैं इसे कंपोनेंट करना चाहूँ तो इसका एक कंपोनेंट तो यहाँ की तरफ आएगा और एक कंपोनेंट यहाँ की तरफ आएगा, राइट? अप्रोच अगर देखें तो मतलब पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके पास में एक अपना कहते हैं टेंजेंशियल फोर्स भी है और एक कैसा है, सेंट्रीबिटल फोर्स भी है, राइट? तो मतलब कहीं ना कहीं तो मैं सही जा रहा हूं, ओके? और ये एंगल क्या है मेरे पास में? थीटा। ये थीटा है तो वो भी थीटा होगा। तो बताओ, ये है अपना टेंजेंशियल फोर्स, ये सेंट्रीबिटल, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे इस पे आ रहा है, थीटा पे आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? tan थीटा इक्वल टू एफ टी अपॉन एफ सी, है ना भाई? दो वेक्टर का अपना रिजल्टेंट एक वेक्टर के साथ में थीटा डिग्री पे आ रहा है तो ऐसा लिख सकते हैं ना। और या फिर ये भी सकता हूँ कि ए टी अपॉन ए सी, सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन और अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की फॉर्म में, क्योंकि मास तो एक ही है, मास कैंसिल हो जाएगा। सही है? हाँ भाई, इतना समझ में आया? बताओ फाइंड आउट कैसे, हाँ, फाइंड आउट कैसे Yes. करेंगे वो आगे की। देखो फाइंड आउट कैसे करेंगे वो तो अलग बात है, पहले ये तो पता लगे कि हमको निकालना क्या है। हमको ये निकालना है एटी और एसी। अब आते हैं क्वेश्चन पे। ये लो, ये पार्टिकल ये यहाँ पे मिला दिया। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? बताओ बताओ। 180 माइनस 2 थीटा। अबे 10th क्लास में एक थ्योरम होती है कि कोई भी आर्क जो होता है, कोई भी आर्क जो कहते हैं सर्कमफेरेंस पे जो एंगल सबटेंड करता है और हाँ जो सर, उसका सेंटर पे ट्वाइस करता होता है, है। ट्वाइस होता है ना। तो ये एंगल 2 थीटा है। ओके, सपोज ये जो पॉइंट है इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ है, मैंने बोल दिया v, ठीक है? सर्कुलर मोशन कर रहा है तो अपना टेंजेंशियल वेलोसिटी होता है, और v को मैं क्या लिख सकता हूँ? ओमेगा इंटू आर, हाँ है ना? सर। अब मैं ओमेगा निकालता हूँ, क्या होता है ओमेगा? द रेट एट विच एंगल इज चेंजिंग। डी थीटा बाई डी टी। नहीं, डी थीटा नहीं, इसका एंगल कितना बन रहा है? d2 थीटा। 2 थीटा। तो मतलब कि ओमेगा क्या बन जाएगा? डी बाई डी टी ऑफ 2 थीटा। थीटा तो वहां है, बन रहा है ना, इस पे बन रहा है ए पे। यहाँ कितना एंगल बन रहा है? तो हमें Twice. ओमेगा स्क्वायर बाय अल्फा निकालना है ना। हाँ, तो ये मेरे पास में क्या बन जाएगा? 2 डी थीटा बाई डी टी। ये तो बन गया ओमेगा। अब मुझे पता है कि सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन क्या होता है? m ओमेगा स्क्वायर r। सेंट्रीबिटल एक्सेलरेशन पूछा है बे, फोर्स नहीं। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा तो इसका स्क्वायर स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा? 4 इंटू आर इंटू डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर, राइट? अब हमको क्या चाहिए था? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्या होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। तो इस वाली हाँ। इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो तो क्या बन जाएगा? डी ओमेगा बाई डी टी। ये तो कांस्टेंट है 2, तो क्या बन जाएगा? डी स्क्वायर थीटा अपॉन अपना डी टी स्क्वायर। तो जो ए टी है वो क्या बन जाएगा? 2 इंटू, नहीं ये तो मैं अल्फा बना ना, और ए टी क्या होता है? अल्फा इंटू आर। r। तो इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 इंटू आर इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। अब इन दोनों को, हमारी इक्वेशन देखो ना, क्या थी इक्वेशन? ये ए टी अपॉन ए सी क्या होता है? टेन थीटा आया था ना इक्वेशन से, बस यहाँ पे कर दो। तो मैं लिखूंगा ए टी अपॉन ए सी शुड बी इक्वल टू टेन थीटा। तो टेन थीटा मस्ट बी इक्वल टू, ए टी क्या है? 2 इंटू आर इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन 4 आर डी थीटा बाई डी टी का स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर अपॉन डी थीटा बाई डी टी का होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 2 tan थीटा।
ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा उसका रेशो जो हमको यहाँ पे निकालना था। ठीक है। यस सर। तो जो तुम्हारा एडवांस का पेपर होगा उसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आज तुम्हारा बन जाएगा पेपर, स्टार्ट कर दिया है। और बताओ किससे रिलेटेड चाहिए? फिक्स हाँ, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स सर मैकेनिक्स के भी थोड़े। ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का कोई अच्छा क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है। देखते हैं। ऑप्टिक्स, चलो एक दो क्वेश्चन तो नहीं, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है, सब ऐसे ही हैं इजी इजी वाले। ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। वो जो आपने तुमको मैंने पीडीएफ दिया था उसके क्वेश्चन हो गए सारे? सर रेजोनेंस वाला? हाँ, रेजोनेंस वाले के। सर बहुत सारे क्वेश्चन है उसमें। हाँ, सर तो बहुत सारे क्वेश्चन है। वैसे एग्जाम देने जा रहे हो और मजाक करने थोड़ी जा रहे हो। सर वही थोड़ा आराम आराम से होगा, अभी एक्सरसाइज 2 खत्म किया। अच्छा, ठीक है। ओके, सपोज एक तुम्हारे पास में ऐसा ये है, ठीक है। म्यू तुमको दिया हुआ है 3/2, आर की वैल्यू दी हुई है 20 सेंटीमीटर, और ये लेंस रखा हुआ है, सपोज इसका लेंथ है 20 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लो, पॉइंट ऑब्जेक्ट, इनके बीच का डिस्टेंस 20 है ना, तो 10। तो बताओ ये जो है x की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि इसका इमेज यहाँ पे बन जाए? ऑब्जेक्ट एंड इमेज आर एट सेम पॉइंट।
हाँ भाई चलो, कैसे करोगे? तो पहले तो ये बताओ, जो सेकंड वाला पार्ट है उसका वो क्या आएगा, इक्विवेलेंट फोकल। तो 30/23। तो देखो ये हमको फोकस ऑलरेडी दिया हुआ है, उसकी बात करते हैं। दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड मिरर। तो फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। तो हमारा लेंस कुछ ऐसा है, ठीक है। इसका आर कितना दिया हुआ है 20, म्यू 3/2। क्या होता है फोकस, 1/f इक्वल टू म्यू -1, 3/2 -1, 1/r1 कितना है 20, और आगे वाला तो इनफाइनाइट है। तो क्या बन जाएगा ये 1/f की वैल्यू हाफ 1/40। अब ये दोनों कंबाइंड करके क्या बनाएंगे, मिरर। तो 1 ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज, इसका फोकस कितना होता है प्लेन का, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी। तो 1/∞ -2/40। तो मेरे पास एक ऐसा बनेगा मिरर जिसका फोकल लेंथ कितना है 20, तो मतलब कि कॉनकेव। तो क्वेश्चन ये बन गया है, एक लेंस है, ठीक है, ये कितना है 10, यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसका फोकस 20, ठीक है। ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे बनाना है। कितनी पॉसिबिलिटी होती है? तो सर एक सेंटर ऑफ पोल और सेंटर पोल। कर्वेचर और पोल। क्या सेंटर ऑफ एन नहीं सर, कर्वेचर नहीं के, बन सकता ना। क्या सेंटर ऑफ एन कर्वेचर के ऊपर इमेज बन सकती है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, क्योंकि इसका फोकस कितना दिया हुआ था मैंने 20, ठीक है। तो तुम ये जो तुम्हारा होता है ना लेंस जो होता है, इसके अंदर ये कह सकते हो कि रियल इमेज जो होती है वो पोल और फोकस के बीच में कभी नहीं बनती है, ठीक है। तो मतलब कि तुम्हारा जो पोल पे बनाने वाला केस था वो तो फेल हो गया। अब कहते हैं सेकंड केस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा? सर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला फेल हुआ ना। नहीं 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 नहीं, पोल वाला फेल हो गया पोल ना। वाला फेल क्यों हुआ, एक और बार बताओ। क्या कभी यहाँ पे इमेज बन सकती है? अच्छा हाँ सर, मिनिमम 20 पे बनेगा। भाई फोकस से आगे ही बनती है इमेज हमेशा, रियल इमेज अगर होती है तो, ठीक है। फोकस से पहले कभी नहीं बनती। तो मतलब पोल वाला आइडिया फेल हो गया। अब मैं इसके सर सेंटर अगर, ऑफ लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जो है वो अगर लेंस के फोकस पे है, ओके, तो तब वो मतलब वो पैरेलल जाएंगे रेस। पैरेलल जाएंगी तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इसके फोकस पे बनेगी ना। हाँ सर। तो उसका फोकस कहाँ पे है 20 पे है। तो हमने तो इस आइडिया को वो किया था ना, ड्रॉप किया था बस इसको, है ना। ओके, सेकंड केस क्या है, उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दो। उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पे आएगा 40 पे, यहाँ पे आएगा ना। तो सपोज ये डिस्टेंस है x, तो यहाँ से आकर कितना हो गया 30। तो अब तो इक्वेशन में लग जाएगी ना। जो u है, u कितना है -x, v कितना है -30, फोकस कितना है 20। तो क्या कोई हमारे पास में आएगी रियल वैल्यू 1/v -1/u इक्वल टू 1/f। तो 1/-30 प्लस 1/x इक्वल टू 1/20। तो 1/x बन जाएगा 1/20 प्लस 1/30। तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी 600/50, 12 centimeter. So if I place the object at 12 centimeter from the lens, तो हमारे पास में तो हमारा काम हो जाएगा।
ठीक है। सर एक डाउट है बोलो। सर, लास्ट क्लास में सुमित सर बता रहे थे ना कि सर अगर हमें एफ इक्विवेलेंट कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस का लेना है तो वो हमें फॉर्मूला में नेगेटिव डाल के लेना पड़ता है, और कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस का उसमें पॉजिटिव डालना पड़ता है। उसमें पीछे का सर लॉजिक नहीं समझ आया। अरे नहीं 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 नहीं, हम जो हम लिखते हैं फोकस, फोकस हम बेसिकली लिखते हैं कोऑर्डिनेट, कि कौन सा कोऑर्डिनेट, ये जो भाई तुमको एक चीज मैंने बताई थी ना, फोकस पॉइंट और फोकल लेंथ, तो फॉर्मूला जो है ये वाला, ये जो है ये सब दीज आर फोकल पॉइंट, ये तो तुमको साइन के साथ ही पुट करने पड़ेंगे ना, नहीं तो कॉन्वेक्स का कॉन्वेक्स हो जाएगा। हमको लाइट का जो जो है ना वो होता है भाई, ये बताना पड़ेगा ना कि इसका फोकस कहाँ की तरफ है, लेफ्ट में जाएगा राइट में जाएगा। तो एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेट। ऑप्टिक्स के अंदर जो भी तुम लिखते हो वी यू वी आर एफ जो भी आता है, एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेट। सर लेकिन कॉन्वेक्स लेंस का तो ये पॉजिटिव होता है ना फोकल लेंथ, लेकिन उसके फॉर्मूला में सर ने नेगेटिव लिया था, -1/f। कॉन्वेक्स 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 लेंस। हाँ, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल पॉजिटिव होता है, तो देखो ना मैंने यहाँ पे पॉजिटिव ही तो लिया। हाँ लेकिन सर कल सर पता नहीं मतलब लास्ट क्लास में सर -1/f क्यों लेके कर रहे थे। अरे तो पहले क्वेश्चन तो बताओ ना, सर ने अगर मान लो एक्सिस को रिवर्स ले लिया हो तो। सर एक्सिस को रिवर्स लिया था। हाँ, तो अगर तुम एक्सिस को अपने रिवर्स ले लोगे तो कहते हैं अपना सब कुछ तुम्हारा उल्टा हो जाएगा, ओके। है ना। तो वो तो उस पर डिपेंड करता है ना कि तुम अपने ओरिजिन किसको ले रहे हो और कौन सी जो है डायरेक्शन उसको पॉजिटिव ले रहे हो। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरा जो ये जो है डायरेक्शन, ये मेरा पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो इसका फोकस कहाँ पे आ रहा है, इस तरफ आ रहा है ना, तो इसका फोकस पॉजिटिव। इसका फोकस कहाँ की तरफ आया, यहाँ की तरफ, तो उसको मैंने नेगेटिव। नेगेटिव ले लिया। तो फॉर्मूले को ना रटो मत, मतलब उसको थोड़ा सा ट्राई करो कि किस टाइप से वो हो रहा है। ओके। सर इसमें हम लोग लेंस पे ये नहीं ले सकते ना, वो r = 2f वाला थिंग, इसलिए हम लोग वो वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। यस सर उसके बाद f इक्विवेलेंट निकालने के बाद अपने क्या वो नहीं समझ। भाई, उसके बाद में मैंने अपने रिप्लेस कर दिया पूरे सिस्टम को। मेरा काम होता है सिस्टम को रिड्यूस करना, तो मैंने उस कॉम्बिनेशन को हटा के ये लगा दिया, मिरर लगा दिया। तो अब हमारे पास में क्या क्वेश्चन बन गया है, एक लेंस है। प्लेन मिरर का वो इंफिनिटी ले लिया फोकस। हाँ हाँ, और इन्फिनिटी होता है अपने ना प्लेन मिरर का फोकस तो। हाँ सर, तो 1/20 है। हाँ सर। हाँ, तो वहां से आ गया 1/20। तो मेरे को ये पता लग गया मेरा फोकस कैसा आ गया, नेगेटिव। तो मतलब क्या हुआ कि जो जो अपना मिरर बनेगा वो कौन सा बनेगा, कॉनकेव। तो मैंने अपना कॉनकेव बना दिया और फोकस उसका 20 है। तो अब क्वेश्चन बन गया, एक लेंस है जिसका फोकल लेंथ है 20, एक ऑब्जेक्ट को उसके लेफ्ट हैंड साइड में रखना है और इमेज मुझे वहां पे बनानी जहां ऑब्जेक्ट रखा है, तो और उसके आगे मिरर है ना। तो बेसिकली पाथ को क्या करवाना है, रिट्रेस करवाना है ना। हाँ सर। अगर किसी ऑब्जेक्ट की इमेज वहीं बन रही है तो पाथ है रिट्रेस हो रहा है। तो हाँ सर। मिरर जो होता है वो है रिट्रेस दो ही केस में करता है, कि या तो इमेज कहाँ बना रहे हो, पोल पे, तो वो है रिट्रेस कर देगा, या फिर उसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना दो। तो हमारे जो पोल वाला जो आइडिया था वो तो फेल हो गया, क्योंकि भाई मिरर और उसके बीच का डिस्टेंस 10 ही दिया हुआ था, इट हैज टू बी मोर देन 20, है ना। तो सेकंड केस हमने ले लिया कि चलो कोई बात नहीं, हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बना देते हैं इमेज को। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 40 पे आता है क्योंकि फोकस इसका 20 है। तो हमारा जो लेंस है उससे हमारा जो अपना डिस्टेंस था वो 30 हो गया। 30 हो गया तो फिर हमने कर दिया। और बताओ, हाँ सर समझ गया। समझा। चलो ओके। एक दो क्वेश्चन और देता हूँ।
कॉन्वेक्स वाले में फोकस उसका नेगेटिव क्यों है? कॉन्वेक्स नहीं ना, सर वो वन कहाँ लिया हुआ नेगेटिव, कहाँ लिया सर मैंने? आपको 1/fm माइनस 1/20 है। अरे वो तो फॉर्मूले में ही होता है ना। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास में? 1 फोकल इक्विवेलेंट ऑफ मिरर इक्वल टू 1 फोकल लेंथ ऑफ मिरर माइनस 2 फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यही तो था फॉर्मूला, इसलिए माइनस लिया ना। मैंने लिया नहीं, वो होता ही है फॉर्मूला में वही। सर तो अगर इसको नॉर्मल से करते तो फिर सर डायरेक्ट 20 आती, तो वैसे भी चलेगा। अरे नहीं यार, ऐसे कैसे करोगे? तुमको पता कैसे लगेगा कि अब कॉन्वेक्स बनाना है कि यार कॉनकेव बनाना है? ओके चलो एक क्वेश्चन और करो। सपोज एक तुम्हारे पास ये है कॉनकेव मिरर, ऐसा है, a ray is parallel to principal axis at an equal to focal, इसका फोकल लेंथ तुमको दिया हुआ है f, ठीक है, और एक लाइट रे यहां से आ रही है। ये जो हाइट दी हुई है, ये हाइट पे तुमको दी हुई है f, तो बताओ आफ्टर रिफ्लेक्शन कौन से पॉइंट पे कट करेगी वो? बताओ बताओ, क्या ये लाइट इसको, जो फोकस पॉइंट है, फोकस क्या होता है, r/2 होता है ना, हाँ सर। तो क्या r/2 के ऊपर कट करेगी? नहीं, क्योंकि तुमको हाइट दिया हुआ है, और हाइट दिया हुआ है मतलब कि रेज आर नॉट पैराक्सियल, और पैराक्सियल रेज नहीं होती हैं, तो ऐसा वो r/2 पे स्ट्राइक नहीं करता है। तो ये भी तुमको ध्यान देना है कि अगर तुमको ऐसा दिया हुआ है कि रेज जो है वो पैराक्सियल नहीं है, तो फिर तुम अपना फॉर्मूला लगाओगे डायरेक्ट वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गई, ये मेरा कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना? हाँ सर। यस यस। अब ये यहाँ से करो फिर उसको पूरा कैलकुलेट करके, जैसे वो फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ना, उस टाइप से फिर हम इसको वो करेंगे पूरा। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। और तो f cot 2 थीटा हो रहा है ना? हाँ, मतलब कि इसका फंडा ये है, उसके बाद में तुमसे क्या पूछते हैं क्वेश्चन में, वो मर्जी है उसकी। सर इसके बाद तो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप करके f ले लिया, फिर f cot 2 थीटा पे वो ले रहा है, तो थीटा तो यस, अननोन है तो भी। नहीं तो इसके अंदर अब फाइंड कर सकते हो ना थीटा, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है f, f ये क्या दिया हुआ है r, और हमको r पता होता है क्या होता है, 2f होता हाँ सर। है ना, तो वहां से एंगल आ जाएगा। सर 2f भी तो पैराक्सियल रेस के लिए होता है। नहीं वो तो दिया हुआ है ना, कि अगर तुमको बोला गया है कि किसी मिरर का फोकल लेंथ मतलब कि f है, तो वो तो उसी के लिए है ना, पैराक्सियल के लिए है वो तो वो तो मेरे को दिया हुआ है, तो उससे मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर तो फाइंड कर सकता हूँ, उसका डबल। तो इसलिए मैंने बोला कि ये मेरे पास 2f है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस f होगा, नहीं ये f नहीं होगा। तो यहाँ से एंगल कितना हो गया मेरा, 30 डिग्री हो गया ना? यस हाँ सर। भाई, यस सर। वो 30 हो गया। यहाँ से फिर ओके देख लो, फिर ये 30 है तो ये भी 30, और ये इसकी आ जाएगी फिर तुमको को
रेशो निकालने हैं, रेशो निकाल लेना साइड्स के साइन रूल लगा के। ओके, चलो ये क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम में देने वाला क्वेश्चन है यार, मैं तुमको करा दूंगा तो फिर एग्जाम में कैसे दूंगा। ओके चलो, तुमको दिया हुआ है ये ये हमारे पास में एक्स वाई प्लेन है, ठीक है, और एक सरफेस है ये, इसका तुमको इक्वेशन दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तुमको दिया हुआ है वाई इक्वल टू 2l/पाई साइन पाई एक्स बाई एल, ठीक है भाई। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 0, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x इक्वल टू l। तुम्हें बोला है कि लाइट इज कमिंग हॉरिजॉन्टली बिकम्स वर्टिकल आफ्टर एन रिफ्लेक्शन, मतलब कोई हॉरिजॉन्टल लाइट आ रही थी और वो जाके अपने वर्टिकल हो गई है रिफ्लेक्शन के बाद में। तो बताओ कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक किया है उसने, उसके कोऑर्डिनेट निकालने। जैसे कि एक लाइट यहाँ से आई और उसका ना रिफ्लेक्शन हुआ, वो यहाँ चली गई। सेम एक लाइट सपोज यहाँ से आ रही थी, सिमेट्री से कह सकते हो ना, यहाँ निकल गई। तो मुझे पॉइंट ए और पॉइंट बी के अपने कोऑर्डिनेट्स निकालना है। चलो करो। किसी एक के निकाल लो, सिमेट्री से अपना दूसरा भी आ जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक का निकालना है। सर इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ये है y इक्वल टू 2l/पाई साइन पाई एक्स बाई एल। हाँ भाई, हो रहा है। हाँ सर, ट्राई करें।
सोनल माइक Yes, ऑन sir. करो, हाँ, sir. बताओ कैसे करोगे अप्रोच, बताओ। सर वो सर वही थोड़ा सोच रही ओके सोचो। सर मुझे एक अप्रोच मिला पर उससे आगे नहीं हो रहा कुछ। हाँ तो देखो सबसे पहले तो तुमको ये चीज सोचनी है कि अल्टीमेटली फाइंड आउट क्या करना है, उसके लिए सोचना सर है। मैंने सोचा कि एक इक्वेशन निकालना है लाइन का और उसको कर्व के साथ इंटरसेक्ट करना है जो ए और बी के थ्रू पास करे। नहीं यार वो तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। भाई देखो ये बताओ, हमको इंसिडेंस पता है रे, राइट? हाँ। हमको इंसिडेंट रे पता है सर एंगल और भी हम पता है ना। और हमको को रिफ्लेक्टेड पता है रे। एंगल ऑफ जो इंसिडेंस रे और जो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना है? पाई बाय 2। तो है ना, π/2 है, 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है दोनों। तो बताओ एंगल ऑफ जो इंसिडेंस होगा वो कितना होगा? पाई बाय 4। भाई हो, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होता है ना। ये मान लो मैंने बोल दिया हाँ नॉर्मल, सर। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ये भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल। अगर मैं इस पॉइंट पे ये बना दूं टेंजेंट, तो यहाँ का एंगल भी कितना होना चाहिए? 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री है तो ये भी कितना है? 45 हाँ सर डिग्री। tan थीटा 1 आएगा। स्लोप 1। तो मतलब कि उसका स्लोप कितना होना चाहिए? dy/dx 1। 1। तो ये लो तुम्हारे पास में y है, उसका स्लोप निकाल लो। ये क्या हुआ? सर आपका चार्ज खत्म हो गया है। एक सेकंड, स्क्रीन। ठीक है, सर तो स्लोप अल्टीमेट, निकाल लिया उसके बाद क्या करें? अरे बस स्लोप हो गया ना। अरे यार dy/dx क्या आएगा पहले यहाँ से? 2l/पाई तो कैसा है? कांस्टेंट। साइन का क्या होता है? cos। cos क्या बन जाएगा? πx/l। और मतलब x का कोफिशिएंट क्या है? π/l। तो पाई से ये कट गया, तो 2 cos πx/l की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1। 1। तो cos πx/l की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 1/2। हाँ। कौन से एंगल के लिए cos की वैल्यू हाफ होती है?60 डिग्री। पाई बाय 3। π/3। तो πx/l, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी बन जाएगी? l/3, है ना? तो मतलब इस हाँ। पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो कितना है? l/3। तो इसमें l/3 डाल दो, तुम्हारे पास y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। अरे आ जाएगा। हाँ सर। हाँ सर। तो फिर कहाँ मुश्किल थी इसमें? अब ये तो एक सर पॉइंट आ मैंने गया। स्लोप निकाल दिया था हाँ बट सर, उसके बाद स्लोप तो समझा निकाला नहीं क्या बट करना है। वो बस 1 है करके वो नहीं निकाला। तो तो 1। अल्टीमेटली तुमको अपने कोऑर्डिनेट निकालना था। कोऑर्डिनेट निकालने के लिए तुमको क्या चाहिए? तुमको x की वैल्यू चाहिए ना, और स्लोप तुमको पता है dy/dx है, स्लोप होता है। तो ये तो एक पॉइंट आ गया। ऐसे ये तो अपना दूसरा पॉइंट आएगा। सिमेट्री से बोल सकते हैं कि x कोऑर्डिनेट नहीं, उसका जो है y कोऑर्डिनेट तो उतना ही रहेगा जो इसका है, क्योंकि हमको पता है ना साइन का कर्व कैसा होता है, सिमेट्रिक होता है। हाँ तो सर। वो अगर यहाँ से l/3 है तो ये पॉइंट यहाँ से l/3 यहाँ से होगा। l/3। तो उसका x कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 12/3। 12/3। y कोऑर्डिनेट तो सेम आएगा दोनों का। सिमेट्री से बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे पेपर में, थोड़े से कहते हैं रैंडम। तुम ये कहोगे अरे सर ये तो क्या है, मतलब कि मैथ्स फिजिक्स सब कुछ है, कहते हो मिक्स हो गया, कहते हो समझ में नहीं आ रहा कि मैथ्स का है कि फिजिक्स का क्वेश्चन है। नहीं, ऐसे होते हैं क्वेश्चन, ऐसे आते भी हैं। सर ऐसे क्वेश्चन में या तो अप्रोच नहीं मिलता है या तो अप्रोच मिलता है तो फिर उसके आगे नहीं समझ में आता क्या करना है। अरे तो इसी को तो बोलते हैं द एक्सरसाइज ऑफ माइंड। फर्स्ट यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट इज बीइंग आस्क्ड इन द क्वेश्चन। मुझे फाइंड आउट करना क्या है। भाई तुमको बोल दिया कि कोऑर्डिनेट फाइंड करो, ठीक है, कोऑर्डिनेट तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन तुम सबसे पहले अप्रोच देखो कि क्वेश्चन में हो क्या रहा है, इससे मैं क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, और उसकी हेल्प से मुझे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। मतलब सब चीजें इंटर कनेक्टेड है। तो तभी बोल रहा हूँ डोंट गो फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पर्पस नहीं है। हमारा पर्पस है हाउ टू थिंक अबाउट द क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे सोचना है, कैसे उसको अप्रोच करना है।
देखो सारे क्वेश्चन जो आज हमने किए हैं सबकी एक डिफरेंट अप्रोच है, तो अप्रोच और जरूरी है। अगर अप्रोच नहीं आएगी तो यार मेंस के क्वेश्चन सपोज हो जाएंगे, एडवांस का क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो पेपर अच्छे से देना, ऑल द बेस्ट, और डरना वरना मत। ओके, बाय, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। ऑल द बेस्ट। बाय सर।